इन्फ्लुएंस में। हाँ देखो पहले बेजियन इन्फ्लुएंस समझ लो हम लोग करते क्या है बेजियन में, क्योंकि एक या दो क्लास में और बेजियन करूंगा, दिन में रिलायबिलिटी पढ़ाऊंगा। मैंने कल मैं वो मल्टीवेरिएट करा था। मल्टीवेरिएट में इसलिए वो कर रहा हूँ क्योंकि रिलायबिलिटी बहुत कम लोगों को आता है। और मल्टीवेरिएट क्या होता है कि मल्टीवेरिएट जो होता है वो लोग मल्टीवेरिएट में एक टीचर थे हम लोगों की गेट में पढ़ाए थे, क्या नाम था उनका, योगेश सर। उन्होंने शायद मल्टीवेरिएट के सोल्यूशन दिए थे। तो अभी मैं मल्टीवेरिएट थोड़ा डिले कर रहा हूँ, रिलायबिलिटी पहले कराता हूँ देन मल्टीवेरिएट कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीवेरिएट तुम लोगों ने गेट में पढ़ा है, रिलायबिलिटी कभी नहीं पढ़ा, तो रिलायबिलिटी का क्वेश्चन पहले करते हैं देन मल्टीवेरिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी बेजियन देखो समझो बेजियन में क्या है, बोल तो दिख रहा है ना, करना दिखे तो बता देना। हाँ सर। बेजियन इन्फ्लुएंस में क्या करते हैं देखो पहले समझो, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास रैंडम सैंपल होता है x1 x2 xn ये। तो ये समथिंग कुछ मान लो सपोज करो कि f ऑफ xi गिवन थीटा इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। फिर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होगी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायर इंफॉर्मेशन या प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके। प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा देन प्रायर क्या होता है पाई ऑफ थीटा, इसको हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमसे वो बेज एस्टिमेटर पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें फाइंड करते हैं पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। अब पोस्टीरियर क्या होता है और पोस्टीरियर कैसे फाइंड करते हैं, तो इस पोस्टीरियर का नोटेशन जो होता है पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका नोटेशन होता है पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स कर्व। और इस एक्स कर्व का मतलब है कि ये वेक्टर है, वेक्टर मतलब ये रैंडम सैंपल है x1 x2 सो ऑन xn का, ओके। सो हम ये फाइंड करते हैं, ओके। सो ये फाइंड करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये फाइंड करते हैं। देखो इसमें क्या होता है प्रायर जैसे देखो, अब क्या होता है कि बेजियन में दो प्रॉब्लम होती है। बेजियन में पहले वो हमें लास्ट फंक्शन डिफाइन करता है, ठीक है। लास्ट फंक्शन मतलब लास्ट फंक्शन दो डिफाइन करता है, दो लास्ट फंक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। दो लास्ट फंक्शन डिफाइन करता है। पहला लास्ट फंक्शन क्या होता है, पहला लास्ट फंक्शन क्या होता है अंडर स्क्वायर्ड इरर लॉस, अंडर स्क्वायर्ड इरर लॉस। अंडर स्क्वायर सेल शॉर्ट में बोलते हैं SEL, अंडर स्क्वायर सेल, ठीक है। और एक होता है अंडर, एक होता है तुम्हारा अंडर एब्सोल्यूट इरर लॉस फंक्शन, इरर लॉस फंक्शन। ये तुम्हारा दो लास्ट फंक्शन होता है। तो पहले वाले लास्ट फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, L ऑफ थीटा कामा डी। अगर ये होता है दिस इज इक्विवेलेंट टू थीटा माइनस डी होल स्क्वायर। अगर ये लास्ट फंक्शन है तो हम उसको बोलते हैं अंडर स्क्वायर इरर लॉस। और सेकंड जो होता है इसको पहला दे दो, इसको सेकंड दे दो। जो सेकंड होता है इसको हम लिखते हैं L ऑफ थीटा कामा डी, दिस इज इक्विवेलेंट टू मॉड ऑफ थीटा माइनस डी। इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट इरर लॉस, ठीक है, ओके। ठीक है, एब्सोल्यूट इरर लॉस, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि देखो दो लास्ट फंक्शन हो गया। अब इस बोलता है कि पोस्टीरियर में बेज एस्टिमेटर फाइंड करो, मतलब पोस्टीरियर में बेजियन में बोलता है वो क्वेश्चन में कि बेज एस्टिमेटर फाइंड करो। और वो बोलेगा अंडर स्क्वायर इरर लॉस फंक्शन एंड बोलेगा तुम्हारा अंडर एब्सोल्यूट इरर लॉस फंक्शन। तो मैंने बोला कि पोस्टीरियर, अब हम लोग पहले निकालते हैं पोस्टीरियर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर कैसे फाइंड करते हैं, सो पोस्टीरियर जब अगर फाइंड करना है तो पोस्टीरियर को हम लोग लिखते हैं पोस्टीरियर
स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। पोस्टीरियर दिस इज प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड इनटू प्रायर, ठीक है, इनटू प्रायर। ये होता है तुम्हारा पोस्टीरियर। लाइक्लीहुड इनटू प्रायर लिख देंगे, मतलब पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स कर्ल दिस इज प्रोपोर्शनल टू एफ ऑफ एक्स कर्ल। एक्स कर्ल मतलब x1 x2 xn, दिस इज द वेक्टर, ओके। थीटा इनटू पाई ऑफ थीटा, ओके। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग जो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं वो सिर्फ कर्नल देकर बताते हैं। कर्नल का मतलब क्या होता है, कर्नल का मतलब होता है कि हम ऊपर की चीज, जैसे मान लो कि बीटा है तो बीटा में हो सकता है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल में चला जाए। तो मान लो बीटा का कैसे होता है, ये होता है ना, मान लो x एक बीटा है तो बीटा m कामा n 1 बीटा m कामा n 1 बीटा m कामा n ये होता है। और होता है सपोज करो x बीटा है, x के पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस x के पावर n माइनस 1। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि f ऑफ x होता है अगर बीटा फॉलो करता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ x प्रोपोर्शनल टू x टू पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस x टू पावर n माइनस 1। सो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कैसा यहाँ पर रेंज दी होगी, x की जो रेंज होगी वो 0 से 1। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि fx जो ये है तो ये क्या फॉलो कर रहा है, तो तुम लोग इजीली बता दोगे। बिकॉज़ जो इसका कर्नल है, इसका कर्नल क्या है, इसका जो कर्नल है दिस इज सिमिलर लाइक लुकिंग लाइक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। कोई प्रॉब्लम बोलो? नो प्रॉब्लम ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या है कि ठीक है, अब आते हैं कि देखो पोस्टीरियर तो निकल जाएगा। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि हम पोस्टीरियर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो अगर अब उसमें प्रॉब्लम ये देता है वो कि अब तुमसे वो निकलवाएगा बेज एस्टिमेटर। अब वो तुमसे फाइंड करवाएगा बेज एस्टिमेटर, ठीक है। दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं, तो बेज एस्टिमेटर निकलवाएगा। तो बेज एस्टिमेटर क्या निकलवाएगा, देखो बेज एस्टिमेटर पहला आपका वॉइस इतना क्लियर नहीं है सर। अच्छा मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा? हाँ सर, मैं आपका बोल मतलब आपके पीछे से मतलब आप जब बोर्ड की तरह इसका क्लास में तो मैं नहीं देखा। मेरा बैक साइड दिखता है क्या जब मैं लिख रहा हूँ? सर नहीं, आप दिख तो रहे लेकिन आपका वॉइस इतना क्लियर नहीं है। अच्छा वॉइस क्लियर है नहीं, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, मैंने आज माइक नहीं लिया, मैं आर्डर हम लोग आर्डर कर दिए हैं माइक 1-2 दिन में आ जाएगा तो ये वॉइस की प्रॉब्लम सही हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, वो वॉइस के इसलिए हो रहा है ना कि माइक लगा नहीं है और वॉइस मेरा थोड़ा वॉइस पतला है तो वो इतना फास्ट आता नहीं, ठीक है। तो अंडर देखो बेज एस्टिमेटर वो बोलेगा अंडर SEL, और SEL का मतलब क्या है, स्क्वायर्ड एरर लॉस। अंडर स्क्वायर्ड एरर लॉस, ठीक है। तो इसमें तुमको क्या करना है, इसमें अगर ये बोले तो तुम लोगों को क्या फाइंड कर लेना, मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं तुमको तीसरी या चौथी बार बता रहा हूं कि हमको फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे बेसिक में यही सवाल आते हैं और कुछ नहीं। पहला ये है, पहला। सेकंड क्या है, वो बोलेगा अंडर, ये विथ रिस्पेक्ट टू, कुछ भी वर्ड यहां यूज कर सकता है, एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन, ओके। सो इसके अंदर तुम्हें क्या फाइंड कर लेना है, मीडियन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो अगर देखो अंडर स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन करेगा तो तुमको मीन फाइंड कर लेना, मीन ऑफ पोस्टीरियर। अगर अंडर एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन बोलेगा तो तुमको मीडियन ऑफ पोस्टीरियर फाइंड कर लेना है। दैट्स द बेजियन एस्टिमेटर निकल आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है।
क्वेश्चन मैं सेंड करता हूँ ग्रुप में। अभी एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा इस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, पीडीएफ वो नहीं ले रहा, ठीक है, तो मैं वो करता हूँ, ग्रुप में सेंड करता हूँ, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन ग्रुप में सेंड करता हूँ, बाकी वो पीडीएफ है इस पे। सर हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि जो बेजियन इन्फ्रेंस है हाँ वो ज्यादा एफिशिएंट है हमारी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है, बिकॉज हमें इसमें प्रायर नॉलेज पता होती है अबाउट द एस्टिमेटर। हाँ, ये बिल्कुल बोल सकते हैं विकास कि अगर हमें पता है पहले से किसी चीज की इंफॉर्मेशन है, तो अगर हम जैसे मान लो कि बेजियन में क्या होता है कि जैसे हमें पॉपुलेशन एस्टिमेट करना है बनारस सिटी या रांची सिटी या इलाहाबाद या बॉम्बे की, अगर हमें बॉम्बे की ईयर मान लो हमें 24 की एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन, और मेरे पास 23 का डेटा है, सो उस डेटा की हेल्प से मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ ना पॉपुलेशन को। तो ये होता है बेजियन। बेजियन में यही करते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ प्रायर, मतलब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होगी, मान लो कि बनारस की करना है, तो बनारस के में मुझे वो करना है, पॉपुलेशन एस्टिमेट करना है, तो मेरे पास 23 की पॉपुलेशन है और 24 की मुझे एस्टिमेट करना है, तो ये होता है बेजियन में से, समझ गए। और इन्फ्रेंस में, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में क्या होता है, हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बेजियन इन्फ्रेंस वहां पर वो होता है जहां पर टाइम सीरीज का ट्रेंड फॉलो होता है। टाइम सीरीज मतलब जानते हो, साइक्लिक है तो ठीक है, मान लो कि कोई बहुत ज्यादा इरेगुलर चेंज मिल गया, देन वहां बेजियन तुम्हारा थोड़ा सा बेजियन से एस्टिमेट प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी प्रोसीजर में। क्या क्या बोला, थोड़ा तेज बोलो। अरे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, बस वो है, ठीक है। तो एक और ब्रेक है, ठीक है, स्टार्ट करें बन गया, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कभी कभी, ये ऑटोमेटिक चलने लगता है ना बोर्ड। तो देखो स्टार्ट करें। हाँ, कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, मैंने बताया अभी कि बेजियन में बेज एस्टिमेटर फाइंड करना होता है, दो स्क्वायर लास्ट फंक्शन, दो लास्ट फंक्शन होते हैं, एक स्क्वायर लास्ट, एक एब्सोल्यूट पोस्टीरियर मीन फाइंड करना होता है। तो मैंने क्वेश्चन सेंड किया होगा, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है, 154 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 154। अभी तो सब कुछ बढ़िया है ना। क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। कह रहा है x हैज ए बाइनोमियल विद पैरामीटर n and p, ओके। बोला कि x जो है दिस फॉलोज बाइनोमियल n, p, ओके। सेकंड में बोल रहा है कि सपोज दैट n इज गिवन एन अननोन पैरामीटर p हैज ए प्रायर, p के पास एक प्रायर है, मतलब प्रायर जो तुम्हारा है पाई ऑफ दिस फॉलोज यूनिफॉर्म 0,1, यूनिफॉर्म 0,1, ओके। सो कह रहा है कंसीडर द स्क्वायर इरर लास्ट फंक्शन एंड ऑब्जर्वेशन x इक्वल टू 1। वो ऑब्जर्वेशन x इक्वल टू n है, ये ऑब्जर्वेशन है, दिस इज ऑब्जर्वेशन। अब स्क्वायर इरर लास्ट फंक्शन क्या दिया है, सॉरी लास्ट फंक्शन कैसा है, लास्ट फंक्शन है तुम्हारा स्क्वायर इरर, लास्ट फंक्शन है स्क्वायर्ड इरर, ओके, स्क्वायर्ड इरर। तो अब तुमको फाइंड करना है, पहले उसने बोल दिया बेज एस्टिमेट ऑफ p,
तो इससे पहले फाइंड करने से पहले तुम क्या निकालोगे, पोस्टीरियर। सो सबसे पहले हम पोस्टीरियर की बात करेंगे ना। सो पोस्टीरियर फाइंड करेंगे, तो पोस्टीरियर में क्या फाइंड करेंगे, कैसे, पोस्टीरियर प्रोपोर्शनल क्या करेंगे, लाइक्लीहुड इनटू प्रायर। कोई दिक्कत, यही लिखेंगे ना, पोस्टीरियर की डेफिनेशन यही होती है ना, पोस्टीरियर प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड इन प्रायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वो है, ठीक है, यहाँ प्रायर, ठीक है। तो अब तुम्हें ये दिख रहा है, छोटा दिख रहा होगा ना, क्यों, या बढ़िया दिख रहा होगा, ठीक है। तो पोस्टीरियर निकालना है, ठीक है, पोस्टीरियर फाइंड करना है। तो हम पोस्टीरियर को क्या लिखें, पोस्टीरियर को लिखते हैं पाई या पी गिवन एक्स, लिख दें, ये पोस्टीरियर हो जाएगा। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड का मतलब एक ही रैंडम वेरिएबल है, तो एक ही सैंपल है, तो एक ही सैंपल लिख दो, एंड पाई या पी, ओके। सो पाई या p given x, this is proportional to f की क्या है, ये प्रोपोर्शनल क्या होगा, ncx, बाइनोमियल है, ncx p टू पावर x and 1 minus p टू पावर n minus x, और वो बीटा है, तो बीटा कांस्टेंट छोड़ो, क्या है, p के पावर x minus 1 and 1 minus p टू पावर, यूनिफॉर्म सर p sorry, this is uniform, so this is uniform, so this is multiplied by 1, okay। ऊपर वाला की नीचे ब्लैक नीचे वाला ब्लैक ओके। सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। तो मुझे तो अभी मैंने जो पीछे बताया था कि p गिवन x है, इस ये तो भाई डिपेंड करना है आप p पर, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि जो हमारा बेजियन इन्फ्लुएंस होता है उसमें रैंडम वेरिएबल ट्रीटेड एज ए, सॉरी, पैरामीटर ट्रीटेड एज ए रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ p एक पैरामीटर था, नॉर्मल इन्फ्लुएंस में पैरामीटर होता है p, लेकिन बेजियन में यही p एक रैंडम वेरिएबल बन गया है ना, तो ये रैंडम वेरिएबल है, तो अब रैंडम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू p टू पावर x एंड 1 माइनस p टू पावर n माइनस x। और ये बताओ मुझे ये किसका वो है, ये बीटा का कर्नल है, कर्नल मतलब बीटा जैसे लुक लाइक हो रहा है, इसकी डेंसिटी बीटा की तरह दिख रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, दिस इज फॉलोज, दिस इज फॉलोज बीटा फर्स्ट काइंड x plus 1 comma n minus x plus 1, कोई प्रॉब्लम, बोलो क्या मतलब, क्या फॉलो कर रहा है, तुम्हारा पोस्टीरियर निकल के आया है, पोस्टीरियर क्या निकल के आया, पाई ऑफ p गिवन x का क्या निकल कर आया, ये निकल कर आ रहा है, दिस इज फॉलोज बीटा x plus 1 कामा n minus x plus 1, ओके। अब मुझे बताओ, उसने बोला है कि x की वैल्यू तुम लोग ऑब्जर्व कर लो n, कोई प्रॉब्लम, x की वैल्यू ऑब्जर्व कर लो n, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि x की वैल्यू जो है वो n ऑब्जर्व कर लो, ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया है कि x की वैल्यू 1 ऑब्जर्व n ऑब्जर्व कर लो,
लिखा है क्वेश्चन में ना, अंडर स्क्वायर रियल लार्ज फंक्शन एन ऑब्जर्वेशन x इक्वल टू n, लिखा है कि नहीं लिखा है ये? बोलो। यस सर। तो यहाँ पर x इक्वल टू जब n कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बीटा n प्लस 1 कामा n माइनस x प्लस 1, और x की जगह n कर दोगे, यहाँ n तो n से n कैंसिल, तो ये हो जाएगा बीटा n प्लस 1 कामा 1, हो जाएगा ये नहीं कि नहीं, बताओ। यस सर। ये क्या होगा, पाई ऑफ p गिवन x इक्वल टू n, ये मतलब पोस्टीरियर निकल कर आया। सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो एक बार। बोलो समथिंग जाना। पीडीएफ का है ना, जिसमें आप पोस्टीरियर, हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो, हेलो हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ। पोस्टीरियर एमसीएच जो आप एक्सपीएक्स, हाँ हाँ बोलो। कैसे मैनेज होगा? कैसे? हाँ जो पोस्टीरियर का जो इक्वेशन है तो पहले वाला एक्चुअली में तुम्हारी पहली बार सुनो सुनो, तुम टेक्स्ट करो, मैसेज को व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर दो, बिकॉज़ तुम्हारी वॉइस कट कट के आ रही है, मतलब तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, अपने उसको करो तुम टेक्स्ट। सर एक पूछ रहा है जो एनसीएक्स वाला टर्म था वो आपने कैसे वैनिश किया है? अच्छा ठीक है, जो एनसीएक्स वाला टर्म था वो ऐसे वैनिश हुआ है। देखो यहाँ एक प्रोपोर्शनल का साइन है और रैंडम वेरिएबल तुम्हारा p है, तो ये एक कांस्टेंट है कि नहीं, बोलो। दिस इज ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो इस प्रोपोर्शनल के साथ मैं इस कांस्टेंट को भी ले सकता हूँ। ये क्लियर है? अब इसकी जो डेंसिटी है, तुम डेंसिटी है, देखो ये एक होता है कि तुमने लाइक्लीहुड इनटू ट्रायल लिख दिया। अब एक पोस्टीरियर फाइंड करने का मैं तुम्हें फार्मूला बताता हूँ। पोस्टीरियर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? एक्चुअली में पोस्टीरियर का जो फार्मूला होता है वो होता है जी, पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स कल, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ, देखो ओरिजिनल फार्मूला ये होता है एफ ऑफ एक्स कर्ल गिवन थीटा इनटू पाई ऑफ थीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन रेंज ऑफ थीटा, ओके, थीटा बिलोंग टू रियल नंबर, ओके, दिस इज रेंज ऑफ थीटा, थीटा रियल नंबर से, एफ ऑफ एक्स कर्ल गिवन थीटा पाई ऑफ थीटा डी थीटा, ओके, एंड दिस इज मार्जिनल ऑफ व्हाट, दिस इज मार्जिनल ऑफ एक्स, दिस इज मार्जिनल ऑफ एक्स, दिस इज मार्जिनल ऑफ एक्स। ये होता है तुम्हारा पोस्टीरियर का मेन डेफिनेशन, ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोस्टीरियर। पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन का ये डेफिनेशन होता है, ठीक है, ये होती है डेफिनेशन। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ ओनली एक्स बिकॉज़ दिस इज अ मार्जिनल ऑफ एक्स। नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, दिस इज अ मार्जिनल फंक्शन ऑफ एक्स, बोलो, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स, बताओ। तो this is a marginal of x, so this is a depend only x not theta, so we can use this is a constant function, so मैं यहाँ एक इक्वेशन लगाकर प्रोपोर्शनल का साइन ला सकता हूँ या नहीं? So we can write, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स कर्ल प्रोपोर्शनल एफ ऑफ x कर्ल गिवन थीटा पाई ऑफ थीटा, ओके, और ये प्रोपोर्शनल जो साइन होता है दिस इज अ मार्जिनल ऑफ x, और उसको हम प्रोपोर्शनल इसलिए लिखते हैं बिकॉज़ दिस इज अ ट्रीटेड एज कांस्टेंट बिकॉज़ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, और यहाँ पर हम लोगों का रैंडम वेरिएबल थीटा है, सो वी कैन ओनली यूज दैट टाइप ऑफ वेरिएबल्स या दैट टाइप ऑफ फॉर्म व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन थीटा,
इसीलिए हम लोग ऐसे करते हैं और फिर कर्नल को उस पर देख लेते हैं कि उसका कर्नल जो है वो किसकी तरह लुक कर रहा है, मतलब बीटा है कि गामा है कि एक्सपोनेंशियल है कि ज्योमेट्रिक है, तो उसके बाद हम लोग पोस्टीरियर बता देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो। यस, हाँ समझ गया। बाकी सबको समझ में आ रहा है ना? समझ गया। देखो अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब तुम्हें कभी नहीं समझ में आएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। अभी बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ, मैं नया हूँ, मैं बोर्ड में नहीं लिख पाता हूँ, थोड़ा टेढ़ा लिखता होगा, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करूंगा, आ जाएगा। लेकिन मेन है तुम लोगों को समझ आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है, और बेजियन का क्वेश्चन आएगा और यही क्वेश्चन आएगा जो मैं बता रहा हूँ, बस वो डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर देगा। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर में हो गया काम। अब देखो हमने निकाला था अभी, अगर तुम लोगों को याद हो, पाई ऑफ p given x this follows x equal to n, this follows, क्या फॉलो कर रहा था ये? बीटा n plus 1 comma 1, यही था ना? बोलो। पाई गिवन, ये भाई अपने क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे यही फॉलो कर रहा था ना? बोलो, बताओ, क्वेश्चन पे यही था ना? ओके, सो क्वेश्चन पे यही था। तो अब मुझे बताओ, अंडर स्क्वायर रियल लॉस अगर फाइंड करना हो, अंडर स्क्वायर रियल लॉस, अंडर स्क्वायर रियल लॉस, अगर अंडर स्क्वायर रियल लॉस फाइंड करना है, अगर अंडर स्क्वायर रियल लॉस फाइंड करना है तो तुम लोग क्या फाइंड करोगे? बेज एस्टिमेटर। बोलो। मीन सर, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मीन, और पोस्टीरियर बीटा फर्स्ट काइंड है, तो इसका मीन क्या होगा? बोलो। इसका आएगा a प्लस बोलो, यही होगा ना, बिकॉज अगर x तुम्हारा एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जो बीटा m कामा n को फॉलो कर रहा है, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस n, यही होता है ना? बोलो। सो तुम्हारा ये ऑप्शन जहां हो, बेज एस्टिमेटर ऑफ p इक्वल टू n अपॉन n प्लस 2, दिस इज ट्रू। ये जो भी ऑप्शन हो, ए बी सी डी या 1 2 3 में से कोई भी, कौन सा ऑप्शन है ये? पहला। ओके, पहला ऑप्शन तुम्हारा ट्रू हो गया। सयानी, तुमको समझ नहीं आना क्या? हेलो, सयानी प्रधान, हाँ सर। तुमको समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, समझ आ गया सर। हाँ, बता देना, क्योंकि फिर तुम एक क्वेश्चन के पीछे तुम कई डाउट क्लास में मैंने देखा है कि वही क्वेश्चन पूछती हो जो यहाँ हुआ होगा। वो तो मैं कहता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन मैंने एक बार बता दिया, तो वो क्वेश्चन उसी समय अगर क्लियर हो गया तो तुमको समझ में आया। अगर तुमने डाउट क्लास में उस क्वेश्चन को पूछा, देन यू हैव एनी प्रॉब्लम, या तो तुम उस क्वेश्चन को याद कर ली थी उस समय, या तो तुम्हें समझ नहीं आया था। समझ गए मेरी बात? सो जो चीज समझ में ना आया करे वो पूछ लिया करो। ऐसे एक्चुअली आपका वॉइस उतना क्लियर नहीं है, इसलिए पूछ नहीं पा रही, मतलब कुछ मतलब आवाज कभी मतलब वॉइस तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो बोर्ड में लिख रहा हूँ वो क्लियर है ना? हाँ, वो तो सर समझ आ रही, इसलिए तो कुछ पूछ नहीं पा रही। ठीक है, ठीक, ओके। सो इसमें बेज एस्टिमेटर आ गया। देखो, अब एक क्वेश्चन उसने पूछा है, मीडियन ऑफ पी, मीडियन ऑफ पी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था, मीडियन ऑफ पी ना पूछकर वो पूछ सकता था बेज एस्टिमेटर, बेज एस्टिमेटर ऑफ पी अंडर एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन, एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन।
अगर वो एब्सोल्यूट इररलास फंक्शन लिख देता मीडियन ऑफ पी की जगह, देन क्वेश्चन टफ हो जाता। इसका रीजन बिकॉज लोगों को यही ना पता कि अगर बेज एस्टिमेटर उसने अंडर एब्सोल्यूट इररलास फंक्शन पूछा है तो मुझको मीडियन निकालना है क्या। अगर वो क्वेश्चन मीडियन ऑफ पी की जगह ये पूछ ले बेज एस्टिमेटर ऑफ पी अंडर एब्सोल्यूट इररलास फंक्शन, देन बहुत सारे बच्चों कंफ्यूजन में आ जाएंगे। वो लोग जानते ही नहीं कि बेज एस्टिमेटर में निकालना है कि नहीं, ये मीडियन निकालना है कि क्या निकालना है। तो क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर सकता है, ठीक है, मीडियन ही निकालना होगा लेकिन क्वेश्चन को चेंज ऐसे कर देगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं मीडियन ऑफ पी की। तो मुझे बताओ पाई ऑफ पी है क्या, पोस्टीरियर है क्या। दिस इज फॉलोज बीटा n प्लस 1 कामा 1। ओके, सो इसका थोड़ा मीडियन लिखना, इसका मीडियन क्या होगा। तो इसका पीडीएफ क्या होगा, एफ ऑफ पी गिवन एक्स का क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा n प्लस 1 कामा 1 एंड दिस इज इक्वल टू p टू पावर n and 1 माइनस p टू पावर 0। बोलो यही होगा ना, और p तुम्हारा 0 से 1 लाई करेंगे। ओके, इट इज क्लियर। सो इसको तुम लिख सकते हो 1 अपॉन बीटा n प्लस 1 को चाहो तो लिख सकते हो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन n प्लस 1 के इक्वल हो गई। n प्लस 1 p के पावर है और यहाँ p की जो रेंज होगी 0 से 1, यही होगा ना। तो अब इसका मीडियन फाइंड करो। इसका मीडियन फाइंड करना है तो 0 से m n प्लस 1 p टू पावर n इक्वल टू 1/2। मीडियन यही होगा ना भाई। p ये एक तरह से पीएमएफ पीडीएफ है और पीडीएफ को m तक इंटीग्रेट कर दो। ये पीडीएफ है और पीडीएफ को m तक इंटीग्रेट कर दो लोअर लिमिट 2 और हाफ की इक्वल कर दो तो मीडियन की डिफिनेशन नहीं होती है ना भाई। मीडियन क्या होता है, मैं कह रहा हूं कि अगर x फॉलो कर रहा है f ऑफ x को तो व्हाट इज द मीडियन। सपोज करो m मीडियन है तो 0 टू मान लो इसकी लोअर लिमिट इनफाइनाइट है माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट टू m f ऑफ x dx दिस इज इक्वल टू हाफ। तो यही तो होता है मीडियन। मीडियन तो यही होता है ना, ये माइनस इनफाइनाइट टू मतलब लोअर लिमिट जो हो माइनस इनफाइनाइट हम लेकर चल रहे हैं, यही मीडियन की डिफिनेशन होती है ना। तो यहाँ इंटीग्रेट करोगे तुम तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 ओके एंड p टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 और यहाँ लिमिट रखोगे 0 टू m n प्लस 1 कैंसिल इक्वल टू हाफ। तो यहाँ फाइनली क्या आएगा, फाइनली तुम्हारा आएगा p टू पावर n और यहाँ था 0 m इक्वल टू p टू पावर n प्लस 1 हाफ। तो ये आएगा तुम्हारा m के पावर n प्लस 1 0 पे 0 हो जाएगा माइनस 0 इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा m n प्लस 1 इक्वल टू हाफ। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2 टू पावर माइनस का 1/n प्लस 1। ये कोई ऑप्शन है 2 के पावर माइनस 1/n प्लस 1 है ऑप्शन कोई, ये थर्ड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब बताओ मुझे कोई किसी को मीडियन में दिक्कत हो निकालना। मीडियन में क्या होता है कि हम लोग जैसे हमारा पीडीएफ x है और ये फॉलो करता है f ऑफ x को, तो हम लोग मीडियन में क्या करते हैं माइनस इनफाइनाइट से m मीडियन है, f ऑफ x को इंटीग्रेट कर दो और इसको हाफ के इक्वल कर दो 0.5। तो प्रॉब्लम किसी को इसको 0.5 के और यहाँ से जो m की वैल्यू है वही मीडियन हो जाएगा। यहाँ से m की ये वैल्यू है मीडियन हो गया। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये था कि अगर इन जनरल बीटा m कंबाइंड होता देन फाइंडिंग मीडियन इज अ टफ टास्क, लेकिन यहाँ एक उसने इजी कर दिया था, सो मीडियन फाइंड करना इजी था। ठीक है, अगर बीटा इन जनरल में कर दूं बीटा m कामा n तो तुमको मीडियन फाइंड करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन अगर n को 1 कर दोगे तो पीडीएफ तुम्हें वो फाइंड करना इजी हो जाएगा। इस n को 1 पुट कर दोगे तो फाइंड करना इजी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्लियर, इस क्वेश्चन से थ्योरी भी पीछे की क्लियर हो गई, देन क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम? यस सर। जिसको ना समझ में आया हो वो पूछ सकता है अभी। ओके सो सर यहाँ हाँ मैं बोल रहा था यहाँ बोलो 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 बोलते जाओ। हेलो
हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ फाइनली जो आपको जो एस्टिमेट मिल रहा है, एक तो थीटा मेनली जो एस्टिमेट ऑफ पी जो पैरामीटर है। अच्छा, फाइनली हम लोगों को बेज एस्टिमेटेड फाइंड करना होता है पी का। पी एक रैंडम वेरिएबल की तरह बेजियन में ट्रीट होता है। तो डाउट क्या था तुम्हारा? तो मैं बोल रहा हूँ ये जो फाइनल जो आ रहा है, हाँ मैं जब कॉन्फर्म हो रहा हूँ जो फाइनल जो वाई पी जो आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है एक्सपेक्टेशन, हाँ ये है एस्टिमेटेड ऑफ अननोन पैरामीटर पी, राइट? यस यस ओके, दिस इज एस्टिमेटेड ऑफ अननोन पैरामीटर पी बिकॉज़ हम लोग बेस एस्टिमेटर पी का ही फाइंड करते हैं ना। हम लोगों का एम होता है पैरामीटर को ही एस्टिमेट करना, चाहे हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में फाइंड करें चाहे हम बेजियन इन्फ्लुएंस में फाइंड करें। आवर गोल इज एस्टिमेट पैरामीटर, अननोन पैरामीटर। सो अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करने की दो टेक्निक हो सकती हैं। एक पहला सैंपल वैल्यूज के बेसिस में, सेकंड क्या होता है कि उस पैरामीटर को ही एक रैंडम वेरिएबल तुम ट्रीट कर दो in the additional information of that parameter। additional information को हम लोग prior information बोलते हैं। मतलब उसके बारे में अगर हमारे पास कोई प्री इंफॉर्मेशन है तो हम उसको प्रायर बोलते हैं। उस प्रायर के बेसिस में ही अपने न्यू पैरामीटर को हम लोग एस्टिमेट करते हैं अंडर द बेजियन इन्फ्लुएंस। ओके ओके, और किसी को डाउट? अगर डाउट हो तो पूछो, मैं आगे क्वेश्चन में मूव करता हूं, ठीक है? ओके, सो क्वेश्चन नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सेंड करता हूं ग्रुप में। How to solve this question? Question number 166. मैंने ग्रुप में सेंड किया है, ग्रुप में सेंड किया मैंने अभी क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा 166। पहला ही क्वेश्चन है 166। दिस इज क्वेश्चन नंबर, okay, so this is question number 166. So here given just given x1 x2 xn, here given xi, this is followed iid uniform 0 comma theta, uniform 0 comma theta, okay, and then given suppose the prior distribution of theta, pi of theta, this is followed uniform 0 comma 1, okay, and your I equal to 1 2 3, okay, x1 x2 xn, oh sorry, x1 x2 x3, and then one estimator defined x3 equal to maximum of x1 x2 and x3, x आर्डर 3 को हम लोग मैक्सिमम बोलते हैं, ये तुम जानते ही हो। इसके बाद तुमको प्रूव करना है स्क्वायर एरर। देखो वो सॉरी, यहाँ पर लास्ट फंक्शन जो है वो स्क्वायर एरर है, ठीक है, स्क्वायर एरर लास्ट। तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होगा? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करेंगे हम? कोई बोलो। इसमें बोला है कि बेज एस्टिमेटर फाइंड करो अंडर स्क्वायर एरर लास्ट फंक्शन। बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे तो एक सी जो है इसका तो हम लोग को जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम लोग को मिल जाएगा। इसके साथ जो थीटा प्रायर है वो तो इन हो जाएगा, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई थिंक पीजीएफ जस्ट लाइक सी जो पीजीएफ में बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन ईयर का तो जो वो आएगा सी बाई थीटा, ओके, सी मल्टीप्लाई 1 बाई थीटा टू द पावर 2 इस टाइप से जाएगा। Okay, what is the range of your parameter? पैरामीटर जो थीटा है ये तो 0 to 1 यूनिफॉर्म। So how can you say मतलब तुम्हारा जो वो आएगा
parameter आएगा. So this parameter I think in this range your parameter give an exact value. Okay. मतलब जो तुम्हारा एस्टिमेट आएगा पैरामीटर का वो मेरे अकॉर्डिंग एक एग्जैक्ट वैल्यू लेगा जो तुम कह रहे हो. You say your theta is between 0 to 1 and your something your posterior distribution is minus cut 2 upon theta cube. Okay, sure. You are say this. Okay, so in this situation your your mean of posterior distribution is fixed. because 0 से 1 के बीच में तुम उस पीडीएफ को इंटीग्रेट करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा. and your option is not looking like this. हाँ ऑप्शन इसके फॉल्स हैं, ये मैं ट्रू हूँ, ऑप्शन इसके फॉल्स हैं, बट लॉजिक मैं भी बताऊंगा कि कैसे मतलब यूनिफॉर्म एक्चुअली में यूनिफॉर्म जो फैमिली होती है वो अपने आप में एक एक्सेप्शनल फैमिली होती है. मतलब थोड़ा सा उसमें एक्सेप्शन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुम्हें उसका एमएलई निकालना हो, चाहे तुम्हें उसका सफिशिएंट निकालना हो, चाहे उसका बेजियन निकालना हो, थोड़ा सा एक्सेप्शन उसमें मिलेगा. ये यूनिफॉर्म का वो है, मतलब रोल है उसका, ऐसा ही रोल स्टैटिस्टिक्स में बन गया है. थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाते हैं तो व्हाई ही डिफाइन मैक्सिमम ऑर्डर? एनीवन आइडिया व्हाई ही डिफाइन मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स? चलो अच्छा देखो इस क्वेश्चन को. तो पोस्टीरियर मैंने बताया था कि पोस्टीरियर अगर फाइंड करना हो तो हम लोग सिंपल सा लिखते हैं पोस्टीरियर. इसको लिखो प्रोपोर्शनल, लिखो यहाँ लाइक्लीहुड, यहाँ लिखो लाइक्लीहुड और यहाँ मल्टीप्लाई में कर दो प्रायर. इतना लिखने में किसी कोई दिक्कत? इतना तो नहीं, इतना तो लिख ही लोगे इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ. अब लाइक्लीहुड क्या लिखोगे? 1/θ to power 3. इंडिकेटर डिफाइन करो, यहाँ इसका इंडिकेटर क्या है? 0 to θ and this is a function of xi. ओके, एंड जो यहाँ पर प्रायर है वो है इंडिकेटर 0 to 1 and this is a function of θ 1. कोई प्रॉब्लम? इस इंडिकेटर को लिखना समझो आईआईटी बॉम्बे मुझसे यही पूछा था इंटरव्यू में उसने, और इंडिकेटर में मुझे बहुत दूर तक वो ले गया. सो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया नहीं. एट लास्ट इंडिकेटर में उसने मुझे मतलब थोड़ा उलझा दिया. सो इस इंडिकेटर को अच्छे से समझना, कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये इंडिकेटर. ठीक है, सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/θ या फिर this is proportional to pi of theta given x curve. This is proportional to 1/θ. अब इंडिकेटर जो डिफाइन है वो कर दो, इंडिकेटर ऑफ x कर्व ये x है 0 to θ and इंडिकेटर ऑफ थीटा 0 to 1. ओके, सो नाइस. अब मुझे बताओ 0 to θ ये 1 है. तो इसको आगे स्टेप्स में मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? x1 x ऑर्डर 1 x ऑर्डर 2 and x ऑर्डर 3 and 1. कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो, बताओ. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? सॉरी, थीटा एंड दिस इज 1. बोलो, कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई, ये लिखने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है? ओके, यहां समझो. मैं कह रहा हूं कि मान लो कि तुम्हारा जो पैरामीटर है उसकी रेंज ये है 0 to θ to 1. एक मिनट वेट करो. जो पैरामीटर है उसकी रेंज 0 to थीटा से 1 है. तो इसको मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इसको 0 to x ऑर्डर 1 से x ऑर्डर 2 से x ऑर्डर 3 से थीटा
से ग्रेटर 1, ऐसे लिखोगे कोई प्रॉब्लम? सो जो तुमने इंडिकेटर डिफाइन किया, इंडिकेटर ऑफ 0 2, इसको x ऑर्डर 3 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो इंडिकेटर ऑफ x ऑर्डर 3, इसको तुम लिख सकते हो x ऑर्डर 1, और इसको लिख सकते हो x ऑर्डर 3 कामा थीटा। ये xi एंड ये फंक्शन है तुम्हारा किसका, ये किसका फंक्शन होगा बताओ? एंड एक इंडिकेटर तुम्हारा फंक्शन होगा 0 to 1 एंड थीटा। बोलो भाई ये किसका फंक्शन होगा? बोलो बताओ, ये थीटा का फंक्शन होगा कि xi का फंक्शन होगा? बोलो। सो मुझे ये होता है, यहां से तुम्हें लिमिट तो मिल गया ना कि x ऑर्डर 3 से 1 थीटा जाएगा, क्योंकि यहां ये लिमिट देखो, यहां से देखो जो तुम इंटीग्रेट कर रहे थे अभी 0 to 1, वहां पर 0 to 1 ना होकर x ऑर्डर 3 to 1 इंटीग्रेशन होगा। इस मतलब इसकी जो लिमिट होगी थीटा की वो होगी x ऑर्डर 3 to 1। बोलो कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई, जिसने पूछा था वो समथिंग चला गया क्या वो क्लास से? यस सर। तो ये बस अब यहाँ पर क्या करना है कि तुमको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में तुम्हारा निकल गया क्वेश्चन जो तुमने निकाला, पाई ऑफ थीटा गिवन x कल दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन थीटा क्यूब, और यहाँ जो रेंज लिखोगे वो लिखोगे तुम, थीटा की जो रेंज लिखोगे वो लिखोगे तुम x, ये जो थीटा की रेंज लिखोगे ये लिखोगे तुम x ऑर्डर 3 टू थीटा 2 ये लिखोगे तुम बस। अब इस डेंसिटी को इस ऑर्डर पे इंटीग्रेट करके इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो ना तुम। मैं कह रहा हूं दिस इज c एंड दिस इज 1 अपॉन थीटा क्यूब, और यहां से x ऑर्डर 3 से 1 दिस इज इक्वल टू 1, तो ये c की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हो बिकॉज़ दिस इज अ वैलिड पीडीएफ, देन यू कैन इजीली फाइंड c। फाइंड कर सकते हो या नहीं? तो इसको फाइंड करते हैं, तो ये आएगा तुम्हारा c इक्वल टू, इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, इंटीग्रेशन लिखो x क्यूब x ऑर्डर 3 1, इसका इंटीग्रेशन करोगे तुम तो क्या आएगा, इसको हटाओ, ये आएगा तुम्हारा माइनस का थीटा माइनस का 2/2, यही आएगा ना, एंड दिस इज x ऑर्डर 3 1 इक्वल टू 1। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो जब तुम c को फाइंड करोगे तो c तुम्हारा क्या आएगा फाइनली, माइनस ले लो, सॉरी c ब्रैकेट लिमिट पुट करोगे तो माइनस 1, माइनस का 1/2 बाहर ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का x ऑर्डर 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो जो c आएगा तुम्हारा यहाँ से वो आएगा तुम्हारा 2 डिवाइड बाई 2x ऑर्डर 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x ऑर्डर 3 स्क्वायर माइनस 1। बोलो कोई प्रॉब्लम? यही आएगा ना c की वैल्यू, मतलब c तुम्हारा निकल के आया 2x ऑर्डर 3 स्क्वायर डिवाइड बाई x3 स्क्वायर माइनस 1। बोलो भाई यही आया ना? बोलो c की वैल्यू यही आई ना? बोलो। So your posterior is this pi of theta given x curly nothing but this is equal to 2x order 3 square divided by x order 3 square minus 1 by theta cube, and your limit is theta belonging to x order 3 comma 1। कोई प्रॉब्लम? बोलो बताओ भाई। सो बोला है कि
व्हाट इज द बेज एस्टिमेटर, तो बेज एस्टिमेटर क्या होगा इसका, बेज एस्टिमेटर तो कई सारे होंगे, लेकिन बेज एस्टिमेटर किस पे, अंडर क्या है, कौन सा स्क्वायर का कौन सा लास्ट फंक्शन है, अंडर SEL मतलब स्क्वायर रियल लास्ट, मतलब क्या, जस्ट मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी मीन ऑफ दिस पोस्टीरियर, तो मीन फाइंड करो, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा गिवन x कर्व, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज इक्विवेलेंट टू x ऑर्डर 3 to 1 थीटा इनटू f ऑफ थीटा गिवन x कर्व d ऑफ थीटा, कोई प्रॉब्लम, बोलो बोलो भाई, भाई अगर तुम्हें मीन निकालना हो उसका और थीटा एक पैरामीटर एक रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, तो देन x की जगह तुम्हें थीटा कर दो, लिमिट लगा तो उसकी हो गई, कोई प्रॉब्लम, बोलो ना। सो नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं, सो आगे सॉल्व करो इसको इंटीग्रेशन को, तो ये तुम्हारा वैल्यू कर देगा x ऑर्डर 3 to 1 and here is theta into what is the posterior of this is 2x order 3 square divided by x order 3 square minus 1 theta cube d of theta, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x ऑर्डर 3 स्क्वायर बाई x ऑर्डर 3 स्क्वायर माइनस 1 into theta minus 2 integration x ऑर्डर 3 1, तो प्रॉब्लम, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन थीटा और यहाँ x ऑर्डर 3 से 1, जब इसको तुम सॉल्व करोगे फर्दर इस वाली चीज को, तो ये वैल्यू दे देगा तुम्हारा, माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन x ऑर्डर 3, इसको जब और फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो ये दे देगा तुम्हारा 1 माइनस x ऑर्डर 3, कैलकुलेशन करो सब लोग, ठीक है, इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये देगा x ऑर्डर 3 माइनस 1, ये माइनस ये देगा तुम्हारा फर्दर वैल्यू 1 माइनस x ऑर्डर 3 डिवाइड बाई x ऑर्डर 3, इस इंटीग्रेशन की कितनी वैल्यू आ गई, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 2x ऑर्डर 3 स्क्वायर डिवाइड बाई x ऑर्डर 3 स्क्वायर माइनस 1 इनटू व्हाट 1 माइनस x ऑर्डर 3 डिवाइड बाई व्हाट x ऑर्डर 3, बोलो भाई मैंने सही किया गलत, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, I am right here, this is x order 3 minus, ये PDF सही है, बोलो बोलो भाई, वास्तव में कुछ बताते नहीं, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, बिकॉज यहाँ ये हाँ ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस का खेला कुछ है, तो यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ओके फाइनली क्या आया, फाइनली हमारा आया 2x ऑर्डर 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस x ऑर्डर 3 स्क्वायर इनटू 1 माइनस x ऑर्डर 3 डिवाइड बाय x ऑर्डर 3, तो इसको जब तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो ये देगा x ऑर्डर 3 2 टाइम्स डिवाइड बाय 1 प्लस x ऑर्डर 3, तो इसका जो बेस एस्टिमेटर होगा वो ये होगा, ये समझे, किसी को ऐसा है जो समझ ना आया हो, जिसको कोई ऐसा है, सर ये रेंज वाला नहीं समझ में आया कि आपने x1 x2 x3 को थीटा से पहले ही क्यों पुट किया है। मुझे ये बताओ कि अभी जब तुम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालते हो
तो कैसे लिखते हो उसको, फंक्शन कैसे बनाते हो कि ये कैसे तुम्हारे रेंज पे डिपेंड करेगा? हाउ कैन यू अप्लाई नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम व्हेन यू फाइंडिंग द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ऑफ यूनिफॉर्म जीरो गामा थीटा? अगर इसका तुम्हें वो फाइंड करना है, समझ आ गया? इसीलिए मैंने बोला ना कि यूनिफॉर्म इज ए स्पेशल केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म एक पेचीदा डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन अदर स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज अ रेंज डिपेंड ऑन पैरामीटर। यूनिफॉर्म कहो या फिर एक्सपोनेंशियल में तुम डबल एक्सपोनेंशियल ले सकते हो, बिकॉज दिस इज आल्सो डिपेंड ऑन रेंज। एक्सपोनेंशियल में डबल एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंशियल विद टू पैरामीटर। So which distribution range dependent parameter, जब range dependent parameter हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन में तो वो थोड़ा सा पेचीदा होते हैं, मतलब डिफिकल्ट हो जाते हैं, उनमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। या तो कोई भी रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर, ये चीज पढ़ के मतलब ये इंपॉर्टेंट है। रेंज डिपेंड्स ऑन पैरामीटर, ये चीजें क्या है ये पढ़ो, मतलब ये चीजें तो और तुम पढ़ के जाओ जाने जाओ, लेकिन ये पढ़ के जाओगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक बार तुमको थ्योरी पता है कि तुमको बेस एस्टिमेटर फाइंड करना, अंडर स्क्वायर लास्ट फंक्शन तुमने पोस्टीरियर निकाला, मेन फाइंड कर लिया, इजी। लेकिन अगर वहीं पर तुम्हें बेस एस्टिमेटर फाइंड करना है लेकिन उसने दे दिया रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर, अब तुम्हारा दिमाग वहां काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज अगर तुमने पहले से नहीं सॉल्व किया उस क्वेश्चन को वहां तुम सॉल्व कर लो, दिस इज नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं। क्योंकि जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा मैं खुद ही वो था, फिर मुझे याद आया कि दिस इज ए स्पेशल केस, ये एक रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर है, तो मैंने वहां लिमिट अपना सेट किया कि ये लिमिट होगी, मतलब वहां मैंने देखा इंडिकेटर लिखकर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम किसी को इस क्वेश्चन पे? हमने इस क्वेश्चन पे क्या किया मैं समझा देता हूं कि हमने मतलब क्या सॉल्व किया क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखो इजीली था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन पे कुछ नहीं था, क्वेश्चन देखो था x है यूनिफॉर्म 0, थीटा को फॉलो करना है, और जो तुम्हारा प्रायर था वो यूनिफॉर्म 0,1 था। अब तुम्हें पूछा था कि बेस एस्टिमेटर बताओ अंडर स्क्वायर इरलास फंक्शन। तो अंडर स्क्वायर इरलास फंक्शन बेस एस्टिमेटर फाइंड करने के लिए मैंने बताया है कि पोस्टीरियर मीन फाइंड कर लो। तो पोस्टीरियर मीन फाइंड करने के लिए पहले हम लोग पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। तो अब पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए दिस इज अ स्पेशल केस, बिकॉज़ यहां रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर होता है, तो इसकी रेंज को लिखने के लिए पहले हम यहां आर्डर स्टैट्स को इंक्लूड करेंगे, आर्डर स्टैट्स को सेट करेंगे। तो आर्डर स्टैट्स को जैसे हमने सेट किया होगा इंडिकेटर को लिखकर, मैंने बताया, तो ये आर्डर स्टैट्स को पहले मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैंने इंडिकेटर लिखा, तो इसकी जो रेंज आ गई इसकी, तो ये आ गई x ऑर्डर थीटा टू 1। थीटा की जो रेंज आ गई, लोअर लिमिट x ऑर्डर 3 हो गई और अपर लिमिट 1 हो गई। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुमने क्या लिखा कि ये तो तुम्हारा पोस्टीरियर का कर्नल था, this is the kernel of posterior, no problem, and your range is this x order 3 to 1, so you can solve this kernel in this integration and find the value of c. Okay, because your theta is x order 3 to 1 and this is not dependent on theta, this range मतलब थीटा है, तो ये एक कांस्टेंट की तरह इंटीग्रेशन करोगे तो ये कांस्टेंट आएगा ना, c की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। सो कांस्टेंट आया, c की वैल्यू जो आई वो आई 2, ये c की वैल्यू आई 2x ऑर्डर 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x ऑर्डर 3 माइनस में प्लस 1, ये c की वैल्यू आई। c की जब वैल्यू आ गई तो हमने क्या किया कि अब इसका अंडर स्क्वायर इरलास फंक्शन था, तो हमने इसका फाइंड कर लिया एक्सपेक्टेशन। सो जब एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लिया तो फाइनली हमारा जी आ गया। क्या फाइनली एक्सपेक्टेशन फाइंड करोगे तुम, तो ये 2x ऑर्डर 3 प्लस 1 अपॉन x ऑर्डर 3। अब इसका वो बोल रहा है कि डी ऑप्शन ट्रू होगा according to examiner and according to CSIR, बट मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि why डी ऑप्शन इज ट्रू। अगर कोई ट्रू प्रूव कर दिया हो तो वो मुझसे आर्ग्यू कर सकता है कि सर डी ट्रू होगा बिकॉज दिस रीजन। अगर किसी ने नहीं ट्रू किया देन प्रूव टू ट्राई डी इज आल्सो ट्रू, डी ही ट्रू होगा। मैं कह रहा हूँ ये होगा बेस एस्टिमेटर, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि नहीं बेस एस्टिमेटर डी ही होगा तो मुझसे आर्ग्यू कर सकता है, मतलब लॉजिक दे कि क्यों डी होगा, मैं लॉजिक दे रहा हूँ कि ये होगा। बाकी ये क्वेश्चन यहीं पर है, इन करते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। अगर डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन।
बोलो। किसी को अगर डाउट हो इस क्वेश्चन की तो पूछ सकता है, नहीं बाकी आ गया। अगर किसी को या 2-3 दिन में सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी सॉल्व करो। मैं तो 24/7 अप्लाई ऑलवेज तुम लोगों के साथ ही मतलब ऑलवेज अवेलेबल रहता हूँ। तो 24/7 में तुम कभी भी सेंड कर सकते हो सर कि इसका डी ऑप्शन दिस रीजन से ट्रू होगा। मतलब पूरी थ्योरम लिखना कि ये लॉजिक लग रहा है ये थ्योरम, और मुझे सेंड करना सॉल्यूशन, जब मैं उसको देखूंगा। मेरे कारण ये क्वेश्चन सीएसआईआर ने रॉन्ग ऑप्शन सेट किया था। इसमें डी जो ऑप्शन आया वो ये आएगा, एंड दिस एस्टिमेटर इज यूनिक। अब यूनिक एस्टिमेटर क्यों होगा, ये मैं क्वेश्चन तुमको यूनिकनेस बताऊंगा तब बताऊंगा कि ये यूनिक क्यों होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ओके, सो आगे आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसा ही आया सेम एज वो है, वो क्वेश्चन आया था अगर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा f ऑफ x गिवन x थीटा या गिवन थीटा ये फॉलो कर जाए तुम्हारा 2x माइनस थीटा डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर को, एंड x ग्रेटर थीटा, ये तुम्हारा एंड प्रायर इज गिवन, एंड प्रायर फॉलो या प्रायर पाई ऑफ थीटा, दिस इज फॉलो यूनिफॉर्म 0,1 0 to थीटा टू 1। ये क्वेश्चन सीएसआईआर का है, मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर, मुझे याद नहीं किस ईयर का है, देख लेना एक बार तुम लोग। ये ईयर का है क्या, 2016 है तो सीएसआईआर का, ये श्योर में सीएसआईआर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है, यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ इंडिकेटर लिखा होगा, वो इंडिकेटर लिखा होगा थीटा टू फाइनल, कुछ भी लिखा इंडिकेटर लिखा होगा। ठीक है, मतलब रेंज में लिख दिया हूँ, इंडिकेटर लिखा होगा। ओके, एक्स आएगा थीटा, थीटा टू 1। कोई प्रॉब्लम? अब उसमें पूछा था कि बेस एस्टिमेटर फाइंड करो, वही बेस एस्टिमेटर फाइंड करो दोनों लास्ट फंक्शन में, मतलब बेस एस्टिमेटर फाइंड करो, बेस एस्टिमेटर फाइंड करो थीटा का। पहला तो अंडर एसपीएल मतलब स्क्वायर एरर लास्ट फंक्शन, दूसरा एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट एरर लास्ट फंक्शन पे। तो वही कुछ नहीं, पहले इसका पोस्टीरियर फाइंड करो, इसका पोस्टीरियर फाइंड करो पहले। इसमें भी सैंपल साइज एक ही है, सैंपल साइज एक है यहाँ, तो इसका पोस्टीरियर कैसे फाइंड करेंगे, दिस थीटा बिगर एक्स। नहीं, एक मिनट, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ऐसा है थीटा माइनस एक्स एंड थीटा से बिगर है एक्स, ये है प्रॉब्लम। नहीं, यहाँ थीटा बिगर है एक्स, दिस थीटा इज बिगर देन एक्स, ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये वैलिड पीडीएफ ही नहीं बन रहा था ना अभी तक, अभी वैलिड पीडीएफ होगा ना। देखो इस रेंज पे वैलिड पीडीएफ है कि नहीं है, बताओ भाई। बोलो इस बार रेंज पे, अरे यार इतना चेक करने में समय लगता है। मैं कह रहा हूँ कि जो x की रेंज है वो क्या है, x से अपर है थीटा, यानी 0 से थीटा तक रेंज है x की, यही तो है 0 से थीटा, या माइनस इनफाइनाइट से थीटा ले सकते हो ना, क्योंकि उसने बोला x से बड़ा है थीटा, मतलब यहाँ बाउंड कर दिया उसने, और इसको लिखा है 0 या इनफाइनाइट,
तो इसको लिखोगे तुम 2 थीटा माइनस एक्स बाई थीटा स्क्वायर और डी ऑफ एक्स, इसको चेक करो 2 थीटा स्क्वायर एंड थीटा एक्स, यहाँ जीरो ही होगा, देख लेना जीरो ही होगा यहाँ, जीरो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा स्क्वायर बाई 2, सो दिस, हाँ ये 1 आ जाएगा, जीरो ही होगा यहाँ, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट पे डिफाइन ही नहीं होगा, यहाँ जीरो ही होगा। यहाँ पर एक लिमिट ऐसा भी लगाया होगा उसने, x इज ग्रेटर 0, देख लेना वो क्वेश्चन ऐसे ही डिफाइन है, x ग्रेटर 0, ठीक है, x ग्रेटर 0 होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर का है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आप बात करते हैं। तो देखो पहले इसका रेंज समझ लो, रेंज क्या है इसका, 0 से थीटा से 1 है। अब ये थीटा से 1 है, तो कहीं तुमने ये भी पढ़ा होगा कि 0 से x से बड़ा है थीटा, ये भी तुमने पढ़ा। तो इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बोलो बोलो, आएगा या नहीं। तो अब यहाँ से जो थीटा की रेंज आएगी फाइनली तुम्हारी क्या बनेगी, थीटा बिलोंग टू x, 1, यही बनेगी ना, बोलो बताओ। तो अब रेंज समझ में आई ना, रेंज यहाँ लिख लो, यहाँ रेंज तुम लिख लो, यहाँ पर 0 से बड़ा बिगर थीटा से 1 एंड 0 से x से थीटा, देन तुम्हारा 0 से x से थीटा से 1, so your x belonging to, sorry, your theta belonging to, sorry, your theta belongs x, 1, कोई प्रॉब्लम किसी को। तो अब पोस्टीरियर लिखो, पोस्टीरियर तुम लोग लिखोगे, पोस्टीरियर को लिखोगे तुम, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, या प्रोपोर्शनल कर लो या तो डायरेक्ट इसका पोस्टीरियर निकालो, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस लगाने का रीजन ये है कि मैंने यहाँ x माइनस थीटा कर दिया, थीटा माइनस x नहीं किया, सो माइनस लगा दिया, भाई लिख लो सही से, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो। इसको लिख लो 2 थीटा माइनस x डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर एंड योर प्रायर इज 1, और यहाँ पर जब मार्जिन निकालने जाओगे तो थीटा का जो रेंज होगा वो होगा x to 1, और यहाँ हो जाएगा 2 थीटा माइनस x डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर डी ऑफ थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक लिखने में। देखो मैंने बताया था पोस्टीरियर को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, पहला होता है पोस्टीरियर, मैंने बताया कि ये प्रोपोर्शनल वाला, और एक तुम लिख सकते हो, देखो प्रोपोर्शनल लगा के भी यहाँ कर सकते हो, बाद में तुमको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा उसमें कितना, और इसको इंटीग्रेट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज कांस्टेंट, ये तुम्हारा कांस्टेंट ही है, ये तुम्हारा एक कांस्टेंट ही है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका जो प्रायर आया, प्रायर क्या है, वो सॉरी पोस्टीरियर आया, वो क्या है, पाई ऑफ थीटा गिवन x का क्या है, दिस इज इक्वल टू हाफ 2 थीटा माइनस x डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर, एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन में था x to 1 2 थीटा माइनस x डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर dt। कोई प्रॉब्लम, इसको जब तुम सॉल्व करोगे इस इंटीग्रेशन को तो ये क्या वैल्यू देगा, ये देगा तुम्हारा 2 अपॉन थीटा स्क्वायर और ब्रैकेट में नहीं, यहाँ थीटा का फंक्शन है ना, तो ये 2 थीटा बाई थीटा स्क्वायर माइनस का 2x बाई थीटा स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन 0 to x to 1 डी ऑफ थीटा, तो ये तुम्हारा दे देगा 2 अपॉन थीटा, ओके इंटीग्रेशन लगा दो
माइनस का 2x अपॉन थीटा स्क्वायर। ओके जब इसको फर्दर सॉल्व करने जाओ तो ये लेंगे x21, ये आएगा तुम्हारा 2 log ऑफ थीटा मॉड माइनस का 2x डिवाइड बाय थीटा प्लस, यही आएगा ना, थीटा स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ लिमिट रखो x से 1, तो इसको लिमिट रखोगे तुम तो पहली लिमिट तुम्हारी log 1 0 बना देगी ना, log थीटा log 1 0 हो जाएगा ना, बोलो भाई। यस सर। एंड देन प्लस 2 अपॉन थीटा आ जाएगा, देन माइनस का 2 log x आ जाएगा, एंड फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस का 2x अपॉन x। तो ये तुम्हारा सॉरी ये तुम्हारा माइनस, ये तुम्हारा माइनस का आएगा, तो ये 2x और x कैंसिल, तो 2 आ जाएगा यहाँ 2 प्लस 2 बाई थीटा माइनस का 2 log x माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल जो कांस्टेंट की वैल्यू आई वो क्या है, इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 बाई थीटा माइनस का 2 log थीटा log x, ये आई वैल्यू फाइनली निकल के ये वैल्यू आई। या तो एक चीज हमने गलत किया, एक चीज हमने ये गलत किया, कहाँ से आ गया थीटा को आपने रिप्लेस नहीं किया इसमें? अच्छा एक मिनट पहले सेकंड, तो थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था तो x के टर्म में वैल्यू आएगी। अच्छा एक मिनट वेट, यहाँ पर 2x होगा ना कि थीटा होगा, यहाँ पर 2x होगा, यहाँ पर 2x होगा, ठीक है, ये होगा तो 2x माइनस log x होगा, ठीक है। देखो एक तरह से और इसको सॉल्व कर सकते थे, तुम कुछ ना करो, इसको सॉल्व करना है ना, इसको हाँ, तो इसको सॉल्व करना है, तो आगे आते हैं, ठीक है। अभी छोड़ दो, पीडीएफ को ऐसा ही लिखा रहने दो जैसा लिखा है तुम्हारा, हमको फाइंड क्या करना है, मीडियन और मीन ना। तुम्हारा जो पोस्टीरियर है इसको ऐसे लिख दो, पोस्टीरियर थीटा गिवन x कर, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस थीटा डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2 थीटा माइनस x थीटा माइनस x divided by x square and integration x to 1 थीटा स्क्वायर d थीटा इंटीग्रेशन x to 1। अब इसको तुम ऐसे लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करें, हम लोग मीन निकालें इसका, तो सॉल्व तो एक जगह करना ही करना है, तो मीन निकालो। तो मीन कैसे निकालोगे, मीन में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तुम किसका, थीटा का, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, तो दिस इज इक्वल टू x to 1 थीटा 2 थीटा माइनस x डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर d ऑफ थीटा। ओके, एंड नीचे जो तुम्हारा ये है इसको बोल दो m ऑफ x। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व तो दोनों को करना पड़ेगा, हालांकि सॉल्व तो दोनों को ही करना पड़ जाएगा। सर मीन निकालने पे कांस्टेंट प्रॉब्लम करेगा जो हम लोग को फाइंड नहीं किया है? हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो x का फंक्शन है ना, तो क्यों प्रॉब्लम करेगा, लास्ट में लिख देंगे उसको, हम तो इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। ओके बात समझ में आई ना, तो ये कांस्टेंट इसीलिए मैंने m ऑफ x लिख दिया ना, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब इंटीग्रेशन हमारे पास टास्क बचा है x to 1 इंटीग्रेशन एंड थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर एंड 2 थीटा माइनस x इनटू d ऑफ थीटा। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, यहाँ पहले समझिए ये 2 है, ठीक है, दिस इज 2 दिस इज 2। तो एक तो काम बहुत इजी कर दिया इसने कि x to 1 होगा, देन ये 2 बाहर ले लो तो पहला टर्म 1 आ जाएगा एंड सेकंड टर्म तुम्हारा आ जाएगा माइनस का x अपॉन थीटा d ऑफ थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा थीटा
माइनस एक्स log थीटा, कोई प्रॉब्लम? और x to 1 तो आगे आ जाओ। तो भी है तो हाँ ठीक है, वो 2 है तो आगे आ जाओ। आया क्या? 2 थीटा माइनस एक्स लॉग, 2 थीटा माइनस एक्स log थीटा, लिमिट है x to 1 is equal to 2 1 minus x log 1 माइनस का x log x। कोई प्रॉब्लम? माइनस माइनस प्लस, कोई प्रॉब्लम? दिस गो टू 0, दिस इक्वल टू 2 1 minus x plus x log x। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बोलो। ना सर, सब कांस्टेंट का वैल्यू कुछ ऐसा ही है। कांस्टेंट की वैल्यू जो हमारी आई थी वो आई थी 2x माइनस का x log x, ये था ना 2, मतलब ये ऐसा था 2x कांस्टेंट हो गया। एक मिनट कांस्टेंट देखो तो, कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट का मतलब क्या है? 2x माइनस का 2 log x, 2x माइनस का 2 log x, ठीक है। तो कांस्टेंट तुम्हारा है 2x माइनस का 2 log x। ओके, तो इसको डिवाइड कर लो आप आपस में। ओके, सो आपस में इनको डिवाइड कर लो। मतलब क्या डिवाइड कर लें हम? 2 कॉमन लेके x माइनस का log x, एंड ऊपर में क्या था? 2 कॉमन लेके क्या था? याद है किसी को? 1 माइनस का x प्लस का log x। बोलो। ऊपर था 2, ऊपर था 2 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, 2 1 माइनस एक्स प्लस एक्स log x, x log x। नीचे था तुम्हारा 2 x माइनस का log x, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आ गया तुम्हारा 1 माइनस का x कॉमन ले लोगे तो ये 1 प्लस log x डिवाइड बाय x माइनस log x। तो ऐसा कुछ आ जाएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, अगर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है तो तुम फर्दर सॉल्व कर लेना। मतलब क्वेश्चन का बस बेस समझ लो कि क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन का बेस समझ लो। मैं क्वेश्चन एक बार सर्च करता हूँ, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास वो होगा स्क्रीन शॉट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सॉल्यूशन सेंड ही करूंगा। बेजिंग का सॉल्यूशन मैंने लिख दिया ऊपर थ्योरी, उसका स्कैन पीडीएफ में सेंड करूंगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन होगा कोई, उसको तुम लोग सर्च कर लेना। यहीं पर क्लास एंड करते हैं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अभी नहीं तो कल, बाकी कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? बोलो। ठीक है, बाकी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं अभी सेंड करता हूँ तुमको, प्रॉपर वे में सेंड करूंगा मैं। उस पर थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ छूट रहा हो, उसका कांस्टेंट का वैल्यू है वो आया था, उसमें -1 भी इंक्लूड है। हाँ देख लेना, मतलब कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में वो हो सकता है। मतलब बे मैंने सही बताया कि वहाँ x से 1 तक जाओ और उसमें पीडीएफ को इंटीग्रेट करना, वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन फॉल्स हो सकता है, वो देख लेना तुम लोग, ठीक है। थोड़ा अपने से मतलब वो करोगे, सेट करोगे तो हो जाएगा। CSIR का ही क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेना, वो आंसर उसमें ट्रू है, ऑप्शन देख लेना, मिल जाएगा, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ, बाकी यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल से क्या स्टार्ट करेंगे? अभी बेजियन ही चलेगा, बेजियन के क्वेश्चन बाकी हैं। एक्चुअली में बेज क्लासिफायर पढ़े होगे तुम लोग, मिस क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी निकालना, उसका 3 क्वेश्चन आया था अभी तक एग्जाम में, वो बताऊंगा। कल मैं बेजियन ऑलमोस्ट यही सोचूंगा कि मैं सारा समाप्त कर दूं, क्योंकि बेजियन में क्वेश्चन सिमिलर टाइप मिल रहे हैं। अब मैं तुम लोगों को दे देता हूं कि ये सॉल्व कर लो, इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, टफ क्वेश्चन नहीं मैं दे रहा ना। जैसे ये टफ था तो मैंने इसको बता दिया। अब मान लो कि दोनों जगह नॉर्मल नॉर्मल है, तो भाई मैंने इतना पोस्टीरियर बताया है तो एक दो अपने से ट्राई ले लो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि एक दो अपने से ट्राई ले लोगे तो तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। बोलो, मतलब जैसे नॉर्मल नॉर्मल की फैमिली है, कंजुगेट वाला सीन है, तो उसमें पोस्टीरियर बनाने में क्या ही दिक्कत है, लाइक्लीहुड लिखो, उसके एक्सपोनेंट टर्म को लिखो, एक तो मैंने बता ही दिया है। सेकंड मान लो आ गया कहीं एग्जांपल छोटा सा, मान लो कि नॉर्मल थीटा गामा सिग्मा स्क्वायर था, वो म्यू गामा टाउ स्क्वायर था। अब म्यू और टाउ स्क्वायर इसकी कोई प्रीफिक्स वैल्यू दे दे, 0 1 ऐसा कुछ दे सकता है ना, तो इस वाले को तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि इसका रिजल्ट ये होता। सो दिस इज, अब बाकी तुम लोगों को फाइंड करना तुम लोगों का काम है कि कैसे पोस्टीरियर मैंने निकालना बता दिया, क्योंकि अब रिलायबिलिटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन है। एक बार मैं पूरी थ्योरी डिस्कस कर दूंगा, बाकी मैं सलूशन सबका सेंड करूंगा तुम लोगों को, बेजियन का प्रॉपर सलूशन सेंड करूंगा और उसका सलूशन सेंड करूंगा। लेकिन मैं क्वेश्चन तुम लोगों को सिमिलर के, मान लो 5 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 तुम लोगों को और 2 इजी क्वेश्चन ही दूंगा, ठीक है, जिससे तुम लोगों को प्रैक्टिस भी होता रहेगा। बाकी तुम लोगों में टीचर अगर क्वेश्चन कराएगा, एग्जाम तो तुम लोगों को देना है ना, टीचर को थोड़ा देना है, तो सिमिलर क्वेश्चन तो मोस्टली छोड़ दे रहा है तो ठीक ही कर रहा है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? सर रिग्रेशन कब से स्टार्ट करेंगे? रिग्रेशन में रिलायबिलिटी के बाद मैं मल्टीवेरिएट देन रिग्रेशन पढ़ाऊंगा। ऑलमोस्ट समझ लो कि 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा रिग्रेशन, लास्ट में इस टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं। तो प्रॉब्लम है क्या? विदाउट मल्टीवेरिएट रिग्रेशन में नहीं पढ़ा सकता ना, लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो यहीं पर क्लास कोई ना करे, ओके ओके, थैंक यू। लिख कर दिया।